2016 में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था पिंक। उसमें तनवीर गाजी ने एक कविता लिखी थी जिसके बोल थे कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। यानी एक महिला के वजूद की यहाँ पर बात हो रही है। और हमारे समाज में कई बार हमें ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो अपने अस्तित्व के लड़ती हैं और पुरुषवादी समाज से अपने वजूद की तलाश करती हैं। और हमारे साथ आज एक ऐसी ही महिला, एक ऐसी ही मोहतरमा मौजूद है जो राजस्थान की गलियों से निकलकर सदी के महानायक के सामने बैठे, नीरू यादव, जिन्हें किन्हीं इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो नीरू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। पर तो हमारे दर्शकों को आप एक हाय कह दीजिए। बिल्कुल अलीशा, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ स्टूडियो में आके, और मुझे जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो नीरू जी, देखिए, आपसे तो बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, खास तौर पर लड़कियां। तो हम चलते चलते जो है आपको तमाम लोगों से भी मिलाएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि राजस्थान की गलियों से निकलकर जब आप अमिताभ बच्चन के सामने जाकर बैठी तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? आपका दिल धड़क रहा था? क्या सोच रही थी आप? बहुत गांव से निकल के और सदी के महानायक के सामने बैठ के हॉट सीट के ऊपर कौन बनेगा करोड़पति खेलना और उन डिफिकल्ट सवालों के जवाब देना, काफी नर्वस थी मैं। बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी अपने चुनाव के टाइम में। वोट के लिए जब अपील जब कर रहे थे तो उस समय इतना नर्वसनेस नहीं था जितना कि उस हॉट सीट पे बैठने के बाद नर्वसनेस हुई। लेकिन अमित जी ने पहले जैसे बात की और उनका जिस प्रकार का नेचर था और कितना वो एक फ्रेंडली तरीके से गेम को खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो नर्वसनेस थोड़ी सी कम हो गई। मतलब धीरे धीरे आपको उन्होंने धीरे धीरे कम हो अच्छा, गई। ये बताइए, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जब आपको कॉल आया, कैसे कॉल आया कि मतलब आपको जो है केबीसी में अब ज्यादा है? जब मेरे पास कॉल आया पहली बार तो मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मुझे यही लगा कि जो ये कॉल है ये शायद फ्रॉड कॉल है कोई और कोई ऐसे ही कॉल आई है ये। लेकिन फिर बाद में जब उनकी दोबारा कॉल आई मेरे पास जी। और फिर एक उनकी टीम की तरफ से एक वीडियो कॉल आई जिसमें उन्होंने 1-1.5 घंटे का मेरा इंटरव्यू लिया। और उसके बाद जब केबीसी की टीम गांव के अंदर आई तब मुझे जाके यकीन हुआ कि वास्तव में जो है मुझे मुंबई बुलाया जा रहा है और मुझे हॉट सीट पे बैठने का मौका मिल रहा है। तब जाके मुझे अच्छा, इससे पहले कभी आपके मन में कभी भी जब आप पढ़ रही थी, जब आप कॉलेज डेज में थी, कभी था कि मैं अमिताभ बच्चन के सामने जाके बैठूंगी या मुझे केबीसी में जाना है? क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन भी मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छी तालीम हासिल की हुई। तो कभी था आपका ऐसा? हाँ, पहले जब जिस समय पे कौन बनेगा करोड़पति जब स्टार्टिंग में जब ये आया था तब हम शायद 7th या 8th क्लास में पढ़ते थे। तो उस समय बड़ा एक एक्साइटमेंट रहता था। रात के 9 बजे का इंतजार करते थे कि अब कौन, तो उसके सवालों के जवाब देते थे। और मतलब लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं था कि कभी हॉट सीट पे बैठने का मौका भी मिलेगा और एज ए केबीसी मेहमान के रूप में, एक गेस्ट के रूप में बुलाएगा और फिर उस हॉट सीट पे बैठने का, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन ये किसी सपने से कम नहीं है और उस हॉट सीट पे बैठना शायद मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल है। मतलब कि ये मानना पड़ेगा कि जब आप कभी सपने देखते हैं तो वो जरूर पूरे होते हैं, बस आपकी इच्छा शक्ति पूरी होनी। तो देखिए नीरू जी, आप जो है एक रोल मॉडल बन चुकी हैं, खासतौर पर एक महिलाओं के लिए। ये देखिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि हम जो है तमाम तरीके की बातें करते हैं, लड़कियों के बढ़ावे की बात करते हैं, तमाम स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवाद। जब आपने ये सोचा कि मुझे महिलाओं के लिए काम करना है, क्योंकि बहुत कम महिला है समाज में जो महिलाओं के लिए सोचती हैं, तो कैसे आपको लगा कि अरे भाई, मैं तो अब इतना बड़ा काम करूंगी कि मैं खुद महिला हूँ और मैं सामने वाले को और सशक्त बनाऊंगी? क्योंकि एक लीडर की यही पहचान होती है कि वो खुद लीडर नहीं बनता, वो तमाम लीडर्स क्रिएट करता है। तो वो कौन सा पड़ाव था जब आपको लगा नहीं भाई, हम तो लड़कियों के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, जब मैं शादी करके गांव के अंदर आई तो मैंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी, नोटिस की कि महिलाएं जो हैं वो अपनी हक के बात के लिए भी बोलती नहीं है। पंचायत घर में आती रही, बहुत सी योजनाएं हैं जो धरातल पे उतरती नहीं है। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता, सिर्फ घर में पूरा दिन उनका जो है वो घर के कामों में और इन सब चीजों में निकल जाता है। तो फिर मेरे मन में ये आया क्यों ना मैं सरपंच का चुनाव में लड़ूं। और फिर उस टाइम पे रिजर्व सीट भी आई थी, महिला सीट आई थी। तो फिर मैंने चुनाव लड़ने की सोची, परिवार वालों के सामने बताया तो उन्होंने भी सपोर्ट किया इस चीज का कि ठीक है, तुम अगर सामाजिक रूप से कुछ करना चाहती हो। एक मन में भी था कि कुछ अच्छा मैं करूं। तो मैं जब चुनाव में 3 अक्टूबर 2020 को
सरपंच चुनी गई, उसके बाद मेरा हमेशा से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर महिलाओं के लिए था कि वो अपने क्षेत्र में आगे आए। और सबसे पहले मैंने अपना पंचायत में ये बदलाव किया कि मैंने महिलाओं की जो सभा करना शुरू किया, उनको पंचायत घर में बुलाना शुरू किया, उनको ये बताया कि आपके जो अधिकार है आप अपना काम खुद करवाइए, जैसे मैं करती हूँ अपना काम खुद। तो उससे ये सब चीजें हुई कि आप पंचायत के अंदर महिलाएं खुद अपने अपने काम के लिए आती हैं, चाहे उन्हें आधार कार्ड से रिलेटेड कोई काम हो या किसी योजना से रिलेटेड कोई भी काम हो, तो वो सब वो खुद करती हैं। अच्छा, तो एक ये और गांव की महिलाएं और गांव की महिलाएं कि अपने काम के लिए उन्हें किसी की तरफ मतलब एक इंतजार नहीं करना पड़ता कि मेरे बेटे को मैं ये काम दूंगी या फिर मेरे पति को मैं ये काम दूंगी, तो वो करवा के लाएंगे। वो खुद पंचायत घर में आती है और बाकायदा अपना सब काम वो अच्छा नीरू जी, एक बात बताइए, एक आपके पीछे की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी की हॉकी सरपंच, मतलब सॉलिड सरपंच, ये हॉकी सरपंच की क्या इसके पीछे की, जैसे हमें पता है कि आपने एक लड़कियों की हॉकी की पूरी टीम तैयार की, आप खुद उनको उठाती हैं, सुबह उठाती हैं, ले जाती हैं, मतलब पूरी जिम्मेदारी बाकायदा निभा रही हैं। तो ये कहाँ से है, कोई और स्पोर्ट्स नहीं चुना आपने, हॉकी कोई, क्यों आपको हॉकी मतलब प्यार था या खेलना चाहती थी? क्योंकि हरियाणा से मेरा मायका है, तो मेरे को खुद को जो है हॉकी से एक लगाव था और मैं खुद हॉकी खेलना चाहती थी, लेकिन मैं खेल नहीं पाई। तो जब मुझे ये पता लगा कि मेरी पंचायत में भी कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो हॉकी खेलना चाहती है और उनका इंटरेस्ट भी है और उनमें प्रतिभा भी है वो, तो जब मेरे को ये बात पता चली तो मैंने उनसे मिलके उनसे बात की और फिर उन लड़कियों को घर से लेके और ग्राउंड तक लाने का जो मेरा सफर था वो बहुत ज्यादा कठिनाई भरा रहा, क्योंकि गाँव में जिस प्रकार की मानसिकता होती है, जिस प्रकार की रूढ़िवादी सोच कहीं ना कहीं होती है कि फील्ड तक अपनी लड़कियों को भेजने के लिए कोई तैयार होता नहीं है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का भी एक मैटर करती है। तो उनके पेरेंट्स से फिर बात की, उनको समझाया कि आपकी बेटियों में ये प्रतिभा है, तो क्यों उस प्रतिभा को किस कारण, फिर कुछ सुविधाएं नहीं थी, सुविधाओं का अभाव था। तो उसके लिए फिर मैंने अपने सरपंच की जो मेरी सैलरी है उसको मैंने अपनी पंचायत की लड़कियों के लिए डोनेट कर दिया। मैं सरपंच की सैलरी नहीं लेती, जो मुझे मिलता है मैंने उनके खेलों के लिए लगा दिया। और जब हमने ये चीज की शुरुआत की थी उस समय हमारी पंचायत के अंदर ग्राउंड भी नहीं था, तब मैं 10 किलोमीटर दूर मेरी पंचायत से एक यूनिवर्सिटी पड़ती है जहां पर वो ग्राउंड हॉकी का है, तो वहां हमने पहले अपनी लड़कियों को प्रैक्टिस करवाई। जो मेरी लड़कियां फिर जब गेम हुए ब्लॉक लेवल पे तो वहां भी जीता रही, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई, तो काफी कॉन्फिडेंस उन लड़कियों के अंदर आया। और उसके बाद फिर अब हमने एक प्राइवेट कोच रखा हुआ है, अब हमने अपनी पंचायत में हॉकी का ग्राउंड भी बना लिया है और दोनों टाइम लड़कियां जो है प्रैक्टिस करती हैं। उसके साथ साथ और भी जो गांव की जो लड़कियां हैं वो भी निकल के आई हैं और वो भी अब आगे से आके ये बोलती है कि हमें भी हॉकी खेलनी है। अच्छा देखिए नीरू जी, एक और बात, आप जैसा कि हमेशा देखा जाता है कि जब मेन लीड की बात आती है तो पुरुष प्रधान समाज में हमेशा जो है पुरुष को प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो हेड ऑफ द फैमिली की बात हो, चाहे घर का संचालन करना हो, महिला इन सब चीजों से बहुत पीछे हैं अभी भी अगर हम बात करें। लेकिन जब आपने सोचा कि अब मैं जो हूँ क्यों नहीं सरपंच मैं बन सकती, जैसा आपने बताया कि इसकी पीछे की बहुत कहानी संघर्ष भरी रही, आपको भी कई सवालों के जवाब देने होंगे। तो जब आपने शादी करके जब अपने ससुराल आई तो आपके इन लॉज जो थे, आपके सास ससुर, उन्होंने जब अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया इसको, आपके पति ने और तमाम परिवार के लोगों ने? जब मैं बिल्कुल सही बात ने आपने कही, जिस प्रदेश से मैं आती हूँ राजस्थान से, वो कहीं ना कहीं मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी है। हाँ। आज भी समाज जो है पुरुष प्रधान है, तो एक महिला के नेतृत्व को स्वीकार करने में उनको काफी तकलीफ होती है। और जब हम सरपंच की बात करते हैं तो सरपंच एक ऐसा पद है कि जब आप नाम लेते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में 3 गांव आपके मेरी पंचायत में आते हैं, तो दिमाग के अंदर यही आता है कि सरपंच मतलब कोई पुरुष आएगा और वो आपसे बात करेगा। तो ये वाली चीज जो है वो थी, लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली से इस मामले में बात की तो इस बात के लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे परिवार ने इस चीज़ के लिए मेरे को सपोर्ट किया। और जब मैंने ये इच्छा जाहिर की तो उन्होंने पूरा साथ दिया कि अगर तुम करना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब किसी तरीके की कोई नहीं, किसी तरीके की कोई परेशानी मुझे हुई नहीं। हाँ, परिवार में कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीज रिश्तेदार वगैरह, हाँ थोड़ा सा था, लेकिन उसको फिर जब हस्बैंड ने साथ दिया, सास ससुर ने साथ दिया, तो फिर वो आपकी लव मैरिज है अरेंज? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। अच्छा। तो आपके मतलब पति ने मतलब फुल जो है आपको सपोर्ट किया, वो किसी तरह की? हाँ, मेरे साथ, मेरे इस सफर में मेरे साथ चलते
पड़ते हैं हमेशा। अच्छा देखिए, हाँ। एक जैसे आपने पूरी पोशाक जो है हाँ। राजस्थान वाली पोशाक डाली है, वो सुंदर भी लग रही हैं आप। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि मेरा जो लिबास है, कई बार देखिए जैसे बुर्का जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए उनकी एक रुकावट बनता है, और बहुत बहस भी होती है कि बुर्के से शायद महिलाओं की आज़ादी छिन जाती है दुपट्टा रखने। तो आपको कभी नहीं लगा कि पोशाक कभी महिलाओं के रास्ते में आया है या उनके आगे बढ़ने से उनको रोका है? कभी नहीं, देखिए मैं ये मानती हूँ, अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है तो आपका परिधान आपकी सफलता में कभी रुकावट नहीं ला सकता। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, और सबके अपने-अपने हर धर्म का अपना अलग कल्चर है, अपनी अपनी अलग संस्कृति है। अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो मैं नहीं मानती कि वो चीज़ मतलब आपको ये लगता है कि अगर लड़की की इच्छा शक्ति है तो हाँ, वो किसी भी सूरत में देखिए, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी अभी, रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि आप ना सिर्फ महिलाओं के लिए अपनी जी जान लगा के काम किया, आपने कई पुरुष हैं जिनके लिए, जैसे आपने किसान को आपने कहा कि जो लोग लोन लेते हैं, जमीन के लिए लोन लेते हैं, जो उनको बाद में जमींदार सताते हैं, आपने उनके लिए भी काम किया। तो उसकी कहानी हमें बताइए। जब मैं सरपंच बनी तो अक्सर हम देखते हैं गांव के अंदर जो किसान होते हैं, उन्हें अगर कोई पैसे की जरूरत पड़ती है या कुछ भी, तो वो बड़े बड़े सेठ साहूकारों से पैसे लेते हैं। तो वो ब्याज इतना होता है कि उनकी कमर टूट जाती है और जमीन तक उनको अपनी गिरवी रखनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे समाज में, गाँव में ज्यादातर लोग जो है वो किसान है, और किसान ही देश का अन्नदाता है। अगर वो सही सशक्त नहीं होगा तो देश की उन्नति के बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब नीरू यादव जो कुल मिलाकर एक बॉस लेडी है, वो ना महिला देखती, जहाँ जरूरतमंद है आसपास। बिल्कुल। तो मेरे किसानों, गांव की सबसे पहले मैंने जो किया वो ये किया, ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया मैंने, ताकि अब हमारे किसानों को घर बैठे हम बिल्कुल ना के बराबर ब्याज दर के ऊपर लोन उपलब्ध करवाते हैं, और अच्छी किस्म के खाद बीज भी हम उपलब्ध करवाते हैं, ताकि उसे कभी जरूरत पड़े तो ऐसे किसी सेठ साहूकार के सामने जाके हाथ फैलाने की उसे आवश्यकता ना पड़े, और वो अपना काम जो है वो अच्छे से कर सके। तो क्योंकि फिर उससे जो किसानों के चेहरे पर जो चमक और जो खुशी आई है, उससे मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाई। जी, एक सवाल और, मैं आपके बारे में रिसर्च जब किया, आपने, तमाम लोग भी करते हैं कि आपने, मैंने सुना पूरी कमाई जो है अपनी, आपने जो केबीसी में भी जीता 6 लाख कुछ 80,000 और 40,000 समथिंग, मुझे सही अमाउंट अभी पता है, समझ नहीं आ रही, 6 लाख आपने कुछ जीता है। तो मैंने सुना वो कमाई भी आपने जो है पूरे हमने लड़कियों के उत्थान के लिए लगा दी, उनकी शिक्षा के लिए लगा दी। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं इतना क्यों कर रही हूँ, अभी भी तो समाज पीछे ही चल रहा है, मैं जो अपनी इतनी एनर्जी लगा रही हूँ, कभी डिमोटिवेशन हुआ कि नहीं अब बस? लेकिन जैसा कि मैंने देखा कि उन लड़कियों की फहरिस्त बहुत लंबी है जिनकी आपने मदद की है। तो जब आप अपने आप को, जब घर जाती हैं और वो अपने अचीवमेंट देखती हैं, तो एक गर्व तो महसूस होता होगा। बहुत बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। और आपने जैसे कहा कि ये सोचते हैं कि नहीं बस अब नहीं करना, नहीं, इस प्रकार का विचार जो है वो मन में नहीं आता है। अपनी तरफ से जितना प्रयास मुझसे होगा मैं करूंगी, और भी आगे कुछ अगर करने को मुझे मिला तो मैं डेफिनेटली करूंगी। महिला सशक्तिकरण के बारे में तमाम तरीके की राय हैं, मार्केट में है, लोग बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन नीरू यादव उसको जी रही हैं, उसको महसूस कर रही हैं और उस पर काम कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब हमारे दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज दें कि आपके नज़र में महिला सशक्तिकरण क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, आप उसको कैसे देखती हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण का ये है कि महिलाओं को सशक्त करना, आत्मनिर्भर उनको बनाना, चाहे उनके लिए हम कोई रोजगार की वो करें, या बच्चियों की अगर हम बात करें तो उनकी एजुकेशन की, या उनमें कोई और प्रतिभा है तो उसको हम, अगर हमारे क्षेत्र में आसपास कोई महिला है कुछ करना चाहती है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उसकी टांग पकड़ के खींचनी चाहिए कि नहीं वो तो कर नहीं सकती, उसको डिमोटिवेट मत कीजिए, उसको सपोर्ट दीजिए। और जब एक महिला जो है वो समाज का आधार स्तंभ है, अगर वो सशक्त होगी तो हमारा सब परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और देश भी आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्त होने की आवश्यकता ज्यादा है। बहुत शानदार। मैं आपसे मैं आपका वक्त ले रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत सवाल आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं, क्योंकि कभी कहते हैं ना कि आपने कभी अपना पास्ट जिया होता है, तभी आपको भविष्य में वो एक आग होती है कि मैंने ये अपने साथ सहा है तो मैं आमने सामने वाले लोगों के लिए नहीं फील करूंगी। तो क्या आपने कभी अपने बचपने में, या कभी आपको लगा कि नहीं मैं ये कर सकती थी लेकिन मुझे करने नहीं दिया गया, कभी उस दौर से आप गुजरी? जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा खेल के प्रति था, तो मुझे लगता कि मैं अच्छी एक स्पोर्ट्स को बन सकती थी। हरियाणा में तो और मैं बन नहीं पाई। तो हाँ, ये वाली चीज है मेरे मन में कहीं ना कहीं। तो आपको किसने रोका था? घर वालों ने रोका था? रिश्तेदार? अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कुछ सुविधाएं का भी अभाव था, और
परिस्थिति ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाई, लेकिन मेरा बड़ा इंटरेस्ट था करने का। हाँ देखिए, हमारे जो लड़कियां जब पता चला कि आप आ रही हैं तो बड़े सब खुश थे और आपसे जो है बातचीत करने के लिए जो है सब बड़े बेताब थे। तो हमारे साथ हमारी कुछ सहकर्मी हैं जो सब डिजिटल का पूरा डिपार्टमेंट संभालते हैं और ये भी भविष्य में बहुत सारे ख्वाब लेकर आए हैं, तो उनके भी कुछ सवालात हैं आपसे। तो ये तनु है, तनु हमारे डिजिटल का डिपार्टमेंट संभालती हैं। ओके। और तनु पूछ लीजिए आपके सबसे पहले तो मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ कि आपने राजस्थान की उस वीडियो को तोड़ा है जहाँ आज भी महिलाएं लड़कियां घूंघट में रहती है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ पूरे न्यूज रूम में हमारे जितने भी साथी है एक जोरदार क्लैपिंग के साथ इनके जज्बे को सलाम करें। और आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप लाखों लड़कियों की मिसाल है, आप वो आपसे प्रेरणा लेते हैं ताकि वो भी अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके। और सारे सवाल तो हमारे साथी ने आपसे पूछ ही लिया है। एक सवाल है मेरा कि आप एक बर्तन बैंक भी चलाती हैं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि वो ख्याल कहाँ से आया आपके बारे में और क्या है वो? देखिए, मैं वैसे भी पर्यावरण प्रेमी हूँ, तो पेड़ पौधे में बहुत ज्यादा लगाती हूँ। घर पे भी लगाए हुए हैं मैंने। हाँ, मेरा पेड़ मेरा दोस्त एक मुहिम भी मैंने स्टार्ट की है। और गांव में पंचायत में कोई भी अगर बेटी जन्म लेती है तो भी मैं उनके परिवार से पेड़ लगवाती हूँ। शपथ में हम दिलवाते हैं पंचायत की तरफ से कि वो उस पेड़ को पालेंगे। और कन्यादान के अंदर भी मैं पेड़ देती हूँ। और कोई बहू शादी करके आती है उसके मुंह दिखाई में भी मैं उनको पेड़ देती हूँ। और उनसे शपथ दिलवाते हैं कि जैसे आप अपने वैवाहिक जीवन को प्रेम से चलाएंगे उसी प्रकार से प्रेम से इस पेड़ को भी आपको बड़ा करना है। नीरू यादव जो है वो सर्वगुण संपन्न है। तो एक अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका प्रयोग हमारे समाज में बहुत ज्यादा हो रहा है। एक है। और हमारे पंचायत में गाय एक बार बीमार हो गई थी, तो उसका जब ऑपरेशन किया तो बहुत ज्यादा संख्या में प्लास्टिक उसमें निकला, क्योंकि शादियों में जो खाना बच जाता है उन प्लेट्स के अंदर तो वो गाय वगैरह खाती हैं। तो वो चीज जो है ना वो दिल को एकदम टच कर गई कि मतलब हम कितने आज लापरवाह हो गए हैं। तो फिर किसी भी चीज को पूरी रूप से हम बंद नहीं कर सकते। हालांकि प्लास्टिक बैन है लेकिन हमारे पास अल्टरनेट नहीं है कोई भी। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत अपनी पंचायत की तरफ से की कि हम कम से कम अपने गांव के अंदर और अपनी पंचायत के अंदर तो प्लास्टिक मुक्त उसे बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमने गाँव में एक मीटिंग की और हमने ये अल्टरनेट निकाला कि क्योंकि पहले भी शादियां होती थी तब गाँव में बर्तन इकट्ठे किए जाते थे और बड़े बड़े बर्तन का स्टॉक भी होता था। और तो फिर हमने अपने पंचायत में एक बर्तन बैंक की स्थापना की और हम निशुल्क, हमारे कम से कम 5-7 हजार बर्तन उस बर्तन बैंक के अंदर है। और कोई भी फंक्शन जब होता है तो हम उससे बर्तन यूज करते हैं और वापस गिन के उसी में जमा कर देते हैं। जो भी फैमिली बर्तन लेके जाती है वो अपनी इच्छा से उसमें और बर्तन ऐड कर देती है। ताकि वो बर्तन बैंक जो है वो बढ़ता हाँ और लोगों को भी। ये आपका बहुत एक छोटा सा प्रयास हमने पर्यावरण की, ये तो कॉन्सेप्ट आप कहेंगे जो है सारे मिलकर इसमें साथ बटा सकते हैं और ज्यादा। और एक और मेरा सवाल ये है कि हॉकी सरपंच के नाम से आप जानी जाती है, तो कभी आप भी खेलने गई हैं हॉकी? नहीं, मैं नहीं गई खेलने। मेरा इंटरेस्ट था, मैं खेलना चाहती थी। तो जब वो अपना सपना पूरा नहीं हुआ तो आज मैं वो सपना अपनी लड़कियों की उससे मैं वो सपना। और भी हमारे साथ और भी लड़कियां हैं और ये है हर्षिता, ये जो है आपसे मिलना चाहती थी। तो हर्षिता, आप हर्षिता अपना सवाल पूछ लीजिए इनसे। एक्चुअली हम लोग अभी 2023 में जहाँ पे हम चंद्रयान लॉन्च करवा रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आज भी अगर धरती की बात करें तो धरती पे आम सी जो समस्याएं हैं वो है महिलाओं को लेकर। महिलाओं की जो समस्या थी वो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तो आप इसको किस तरीके से लेती हैं कि आपको 2023 के वक्त में भी महिलाओं के प्रति काम करना पड़ रहा है, आज भी वो उतनी ही दबी हुई है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं मेरी पंचायत के गांव की अगर बात करूं तो महिलाएं अब भी अपने अधिकारों को पहचानती नहीं है, जागरूक नहीं है। सबसे बड़ी कमी क्या है? जागरूकता की कमी है। वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक ही नहीं हुई है। तो इसीलिए वो जब कुछ करने के लिए निकलती हैं या फिर कोई भी करती हैं तो कहीं ना कहीं से किसी ने भी ये कह दिया कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी। जैसे मैंने जब शुरुआत की तो मुझे भी काफी लोगों ने दबाने की कोशिश की कि पता नहीं तुम कैसे करोगी। और आज से पहले तो किसी महिला सरपंच है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप में प्रतिभा है और आप में जुनून है किसी चीज को करने का, तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो कहते हैं ना कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है। मतलब नीरू यादव की लाइफ भी रोलर कोस्टर की तरह इतनी आसानी से नहीं होती, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। और
हम महिलाओं को अपने आप को प्रूव करने के लिए पुरुषों से एक कदम आगे रहना पड़ता है, क्योंकि हमसे सभी पूछते हैं कि आपने क्या किया, तुम कैसे करोगी। कोई पुरुष सरपंच बनता है, उससे कोई नहीं पूछता कि आपने सरपंच बन के क्या, लेकिन एक महिला जब सरपंच बनती है तो उससे पूछते हैं आपने एज ए महिला सरपंच क्या किया। नीरू जी, आप हाउस वाइफ थी आज साथ, मतलब अभी भी आप गृहिणी हैं जैसे, और ये दोनों कामों को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है कि परिवार को भी वक्त तो हर चीज के अंदर ही होता है। और हाँ, पहले घर की जिम्मेदारी थी, अब पूरी पंचायत की जिम्मेदारी है। पहले मेरे 2 बच्चे थे, अब पंचायत में जो लड़कियों की जिम्मेदारी मैंने ली है, वो उनकी भी एक माँ के रूप में मुझे ध्यान रखना पड़ता है, उनका भी। अच्छा नीरू जी, मैं ऐसा भी, ये जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप हाउसवाइफ हैं और पंचायत भी संभाल रही हैं, आपका रूटीन क्या, आपका टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल तो मेरा ये है कि सुबह 5 बजे दिन की शुरुआत 5 बजे से होती है और रात को 10 या 11 बज जाते हैं सोते सोते। तो पूरा दिन, और दिन में बिल्कुल आराम का टाइम नहीं मिलता। पहले थोड़ा बहुत जब हाउसवाइफ थी तो दिन में कभी आराम का टाइम मिल जाता था, अब बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि घर का काम करने के बाद फिर पंचायत को संभालो, पंचायत ऑफिस जाओ, लोगों के बीच में जाओ, सबकी समस्याओं को सुनो, तो पूरा दिन जो है वो कब बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। अच्छा नीरू जी, एक प्रश्न और, मैं वक्त ले रही हूँ, बट मेरे जहन में जब मैंने आपको यहाँ देखा राजस्थानी पोशाक में, तो मेरे जहन में आपको देखने एक प्रश्न आया था। आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं और आप महिलाओं के लिए काम भी कर रही हैं, और राजस्थान में दहेज प्रथा बहुत ज्यादा है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, दहेज का सीन, कि दहेज दिया गया हो या कुछ ऐसा? नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी शादी में मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक सिक्का लिया था। अच्छा। एक कोई सामान वामान कुछ भी नहीं लिया। बिल्कुल वो दहेज के खिलाफ है। और मैं मेरी पंचायत, अच्छा, उन्होंने नहीं लिया कि आपने कह दिया था कि मैं आऊंगी तो दहेज नहीं लाऊंगी? नहीं, हमने भी कह दिया था कि दहेज के, मैं दहेज से कम हो गया। जब माता पिता अपनी बच्ची आपको बेटी आपको दे रहे हैं, तो उससे बड़ा दहेज, दिल का टुकड़ा दे रहे हैं, तो उससे बड़ा दहेज तो क्या हो सकता है। तो मेरी शादी में दहेज बिल्कुल भी नहीं दिया गया था, और मैं खुद भी दहेज के एकदम खिलाफ हूँ। और मेरी पंचायत में मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ। मैंने हर वार्ड के अंदर 2 महिला वॉलंटियर्स मैंने बनाई हुई हैं कि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, या फिर किसी बच्ची की शादी में कोई बाल विवाह मुक्त मेरी पंचायत है। किसी 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की की शादी नहीं होती है। और महिलाओं की किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मैं बिल्कुल उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ कि उनके सपोर्ट सिस्टम के। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो हमारे साथ और भी जो हमारे सहकर्मी हैं, हमारे साथ लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी, प्रिया जो है। प्रिया, आपका क्या सवाल है, आप भी पूछ लीजिए। जैसे कि सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैंने सुना है कि आप सुषमा स्वराज, जया किशोरी और मिथाली राज और श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के पीएम है, इन चारों को अपना प्रेरणा मतलब आइडल मानती हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बता दें कि इन चारों से ऐसी कौन कौन सी एक प्रेरणा है जो हमारे दर्शकों को या हम सबको लेनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सुषमा स्वराज को मैं बहुत अपना एक आइडियल मानती हूँ। वो इसलिए मानती हूँ कि वो एक इतनी अच्छी वक्ता थी। जिन मुद्दों पर वो बोलती थी संसद में, वो बिल्कुल एकदम सब सुनते रह जाते थे। उनको पढ़ने का, किताबों का उनको बहुत शौक था। एक लीडरशिप की जो उनमें क्वालिटी थी एज ए वुमेन, वो बहुत शानदार थी, जो बाकी महिलाओं को भी इंस्पायर करती हैं। तो एक वो चीज़ मुझे उनके अंदर बहुत अच्छी लगी। और नरेंद्र मोदी जी को मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से आज विश्व के में भारत की जो एक छवि को निखार के आगे आज विश्व गुरु भारत को बनाया है, और उस दौड़ में हम हैं, तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। उनकी जो आइडियोलॉजी है मोदी जी की, तो इसलिए मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने जो है कई सवाल आपसे किए, क्योंकि आपने तमाम सेक्टर में काम किया है, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया, आपने स्पोर्ट्स में भी काम किया है और महिलाओं के हक के लिए बात कर रही हैं। और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही आगे इसी मेहनत के साथ जुड़ती हैं, ताकि आपको देखकर हम जैसी और जो तमाम लड़कियां हैं वो सीख लें और उनके अंदर भी हिम्मत आए, और वो भी जो है इसी जज्बे के साथ तमाम लड़कियों के लिए उतरे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि आप जो कर रही हैं समाज के लिए, वाकई वो बहुत खूबसूरत है और बहुत काबिल तारीफ है। बिल्कुल, धन्यवाद। और भी मेरा प्रयास रहेगा, मैं जितना भी कर पाऊँ वो भी कम है, और हमेशा इसी प्रकार से अपने क्षेत्र में मैं काम और ऐसी हमारी आइडियल बनती रही, ताकि हम जो है हमको यह एहसास होते रहे कि आप जैसे लोग भी हैं समाज में जो बिना किसी ख्वाहिश के लगातार काम कर रहे हैं। तो नीरू यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि वाकई आप जैसे लोगों की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भले ही दूर दराज हैं, लेकिन हैं तो, और आपने अपनी बिजी शेड्यूल से निकाल कर हमें वक्त दिया और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। तो जैसे कि आपने
आपने देखा कि हमारे साथ जो है नीरू जी एक छोटे से कॉन्वर्सेशन चिट चैट के लिए आई थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनका संघर्ष रहा। ऐसे ही तमाम इंस्पिरेशनल कहानी के लिए, ऐसी स्ट्रॉन्ग महिलाओं से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए, उनके पीछे का संघर्ष जानने के लिए बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।